A very good evening to all my viewers and students. Hello, and today we are going to start our new topic, that is adjectives, degree of comparison. But before we dive into the topic, let's discuss the basics of adjectives quickly and understand what is the difference between kinds of adjectives and adjectives degree of comparison. So let's begin without further ado. The first topic, what do we mean by adjectives? Now, I'll write the topic as adjectives today. What do we mean by adjectives? Now, adjectives are a part of speech. They are parts of speech. There are 8 parts of speech in English: noun, pronoun, adjective, adverb, verb, preposition, conjunctions, and interjections. Adjective is one of them, and they play a specific role when they appear in a sentence. Adjectives जो हमारे होते हैं, इंग्लिश में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनमें से एक है. जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने अभी लिस्ट किए उनमें से एक एडजेक्टिव्स है, और इनका काम होता है सेंटेंस में जो नाउन या प्रोनाउन है उनकी मीनिंग में और इजाफा करना, to add to the meaning of the noun and the pronoun that come in the sentence. हम ये भी कह सकते हैं कि adjectives meaning को modify करते हैं. किसके meaning को? noun या pronoun के meaning को ये adjectives modify करते हैं, change करते हैं, उस meaning में इजाफा करते हैं. ऐसे शब्द जो noun या pronoun के बारे में हमें कुछ और जानकारी दें उन्हें हम adjectives कहते हैं. और adjectives इस तरह से usually most of the times like 85% of the times एक noun या pronoun के पहले आते हैं और उनके meaning में इजाफा करते हैं. जब हम clauses और phrases वाला chapter pick up करेंगे हम देखेंगे कि कुछ clauses और phrases भी adjectives के जैसे behave करते हैं जिन्हें हम adjective clause या adjective phrase कहते हैं. उनमें और इन words में बस इतना अंतर होता है. Adjectives are words, एक शब्द जो कि नाउन या प्रोनाउन की मीनिंग को मॉडिफाई कर रहा है. क्लॉजेस एंड फ्रेजेस आर ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स व्हिच बिहेव लाइक एडजेक्टिव्स एंड ऐड मोर मीनिंग टू नाउन्स और प्रोनाउंस इन अ सेंटेंस. बट वो बात की बात है. अभी हम एडजेक्टिव सिंगुलर वर्ड्स एडजेक्टिव्स की बात कर रहे हैं. अब आपको पता होगा, आप क्लास 8 या 7 के सीबीएसई या आईसीएसई स्टूडेंट है, आपको पता है एडजेक्टिव्स क्या होते हैं. बस आप ये ध्यान में रखिए कि एडजेक्टिव्स मोस्ट ऑफ द टाइम एक नाउन या प्रोनाउन के पहले आते हैं. ये नाउन या प्रोनाउन के बाद भी आ सकते हैं एज अ फ्रेज, एज अ क्लॉज, बट अभी हम मोस्टली देख रहे हैं कि वो पहले आते हैं. एडजेक्टिव्स बहुत तरह के होते हैं. देयर आर 8 और 9 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स, पर वो एक अलग सेपरेट चैप्टर है. हम काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स कैसे क्वालिफाई करते हैं, हमें कैसे पता कि ये अलग अलग तरह के एडजेक्टिव्स हैं, क्योंकि वो अलग अलग तरह का इंफॉर्मेशन हमें देते हैं नाउन या प्रोनाउन के बारे में. फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स लिख रही हूँ, पर उन एग्जाम्पल्स पे जाने से पहले लेट्स राइट द डेफिनेशन. आई होप हमेशा की तरह आप कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे, क्योंकि मेरा बड़बड़ाना इज नॉट इनफ, आपका लिखना इज व्हाट विल मेक अ डिफरेंस. तो चलिए पहले एडजेक्टिव्स का एक एक्सप्लेनेटरी डेफिनेशन लिखते हैं. एक ऐसा डेफिनेशन जो सिंपल वर्ड्स में हो और आप जब अपने नोट्स को रिवाइज करें तो आपको तुरंत क्लिक करे कि एडजेक्टिव्स होते क्या है. सो एन एडजेक्टिव इज अ पार्ट्स ऑफ स्पीच. पहले तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं. पार्ट्स ऑफ स्पीच they appear before a noun or a pronoun, noun or a pronoun in a sentence. ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. they modify or add to the meaning or add more meaning to, add more meaning to those nouns and pronouns, those nouns and pronouns
before which they appear. अभी इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि ये उन नाउन्स और प्रोनाउंस को मॉडिफाई करते हैं या उनकी मीनिंग में इजाफा करते हैं जिनके पहले आए। ये पॉसिबल है कि एक सेंटेंस में एक से ज्यादा नाउन या प्रोनाउन हो, तो एक एडजेक्टिव हर नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई नहीं करेगा, ये उस नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा, मॉडिफाई करेगा या मोर मीनिंग ऐड करेगा जिसके पहले वो आता है। मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल के साथ आपको ये बात समझाने की कोशिश करती हूँ। जस्ट अ मिनट, मैं चौक का कलर चेंज कर दूँ, जैसे कि ये ऑलराइट, the smart boy cut a red apple with a sharp knife. जो स्मार्ट हमारे बच्चे होंगे वो तुरंत पकड़ लेंगे कि इस सेंटेंस में 3 नाउन्स हैं, एक प्रॉपर नाउन है और 2 कॉमन नाउन्स हैं। सॉरी, प्रॉपर नाउन नहीं है, मैं रवि सोच रही थी, स्मार्ट रवि मैं लिखने वाली थी, बट मैंने स्मार्ट बॉय चुना। सॉरी, यहाँ 3 कॉमन नाउन्स हैं, एक बॉय है, एक एप्पल है और एक नाइफ है। बॉय लड़का, लड़का बोलने से एक इमेज, एक चित्र हमारे मन में आता है कि एक मेल छोटा बच्चा होगा, यस। एक एप्पल यानी सेब और नाइफ यानी चाकू, 2 ऑब्जेक्ट्स और एक इंसान। अच्छा, अब हमारे पास 3 अलग अलग एडजेक्टिव्स हैं। स्मार्ट बॉय, चतुर लड़का, रेड एप्पल, कैसा सेब, जो हरा, जो लाल है रंग में। मैं क्यों हरा मैं सोच रही थी, शायद मैंने आज सुबह एक ग्रीन कलर का एप्पल खाया था, शायद इसीलिए मेरे मुंह से निकल गया। एंड एक तेज धार वाली चाकू, अ शार्प नाइफ। ये एडजेक्टिव्स उन्हीं नाउन्स या प्रोनाउंस को क्वालिफाई या मॉडिफाई करते हैं जिनके पहले ही आते हैं। बॉय के पहले स्मार्ट आया तो स्मार्ट बॉय को क्वालिफाई कर रहा है, स्मार्ट बॉय को मॉडिफाई कर रहा है। इसी तरह से रेड जो है एप्पल को मॉडिफाई कर रहा है और शार्प जो है हमें नाइफ के बारे में कुछ और बता रहा है कि कैसी चाकू थी, तेज धार वाली चाकू थी, शार्प नाइफ। मैं ब्लंट भी लिख सकती थी, ब्लंट मतलब होता कि बोथर चाकू, ऐसा चाकू जिससे कागज भी ना कटे, वैसा चाकू। तो ये हो गया हमारा एडजेक्टिव्स का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अब मैं कुछ ऐसे एग्जांपल्स लिखूंगी जिसके थ्रू मैं एक ब्रीफ में आपको समझा पाऊं कि काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स कैसे हो सकते हैं। 2 मिनट दीजिएगा, मैं बोर्ड इरेज कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि आप एडजेक्टिव्स के बारे में सब जानते हैं, पर कई बार हमें बुक में ऐसे डेफिनेशंस मिलते हैं जिनका मतलब हम पूरी तरह समझ नहीं पाते और लोगों को लगता है कि हमें डेफिनेशन रटने की जरूरत होती है। नहीं, अगर आप कॉन्सेप्ट समझते हैं ना तो आप अपने खुद के डेफिनेशंस बना सकते हैं। ये जो डेफिनेशन मैंने बोर्ड पे लिखा, मैंने रटा नहीं है, मुझे आता है इसीलिए, और मुझे लैंग्वेज पता है, तो मैं अपने शब्दों में एक्सप्रेस कर पा रही हूँ कि एडजेक्टिव्स क्या है। अगर मैं ये सेम वीडियो कल रिकॉर्ड करूंगी ना, मैं सेम एडजेक्टिव्स का एक दूसरा डेफिनेशन लिखूंगी, उसका मतलब और इसका मतलब सेम होगा लेकिन शब्द अलग हो जाएंगे। हो सकता है सीक्वेंसिंग अलग हो जाए, मैं पहले ही लिखूं कि वो मॉडिफाई करते, फिर लिखूं कि वो नाउन या प्रोनाउन के पहले आते हैं और उसके बाद लिखूं कि वो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, लेकिन मतलब सेम ही रहेगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने रट्टा नहीं मारा है, मैं समझ के लिख रही हूँ, तो वो आई हैव इंटरनलाइज्ड द कॉन्सेप्ट। और मैं यही आपसे भी चाहती हूँ, आप समझिए, समझ के उसे अपने शब्दों में लिखिए तो आप उसे इंटरनलाइज कर लेंगे, वो रट्टा मारना भी नहीं होगा, आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। इसीलिए समझ के लिखिए, जो भी किताब में लिखा है, जो मैं आपको सिखा रही हूँ, वीडियो को पॉज करिए, 2 मिनट दीजिए खुद को, क्या मैंने इसे समझा, फिर उसे अपने शब्दों में लिखिए। जरूरी नहीं कि आप कॉपी पेस्ट करें, अपने शब्दों में चीजों को लिखिए। और ये आप हर सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं और इसमें वाकई बड़ा मजा आता है, बिलीव मी यू। ठीक है, चलिए अब मैं एग्जांपल्स लिखती हूँ। फॉर इंस्टेंस, ये तो हमने देख ही लिया, रेड एप्पल सबसे कॉमन। मैं ब्लैक हॉर्स भी लिख सकती हूँ, पर मैं कलर ऑलरेडी लिख चुकी हूँ, सो मैं ऐसा लिखती हूँ, टॉल बॉय। एंड व्हाट एल्स, ब्यूटीफुल गर्ल। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि किस तरह के एडजेक्टिव्स हैं। ये हो गया पहला। दूसरा, सम मिल्क
few boys, little butter. इसके बाद first prize 2 apples, 12th letter TWE 12 TWELVETH 12th letter. उसके बाद हो सकता है मुझे सारे याद ना आए, फिर भी मुझे जितने याद आ रहे हैं अभी मैं उतना बता दे रही हूँ. फिर उसके बाद हो गया दिस हाउस एंड दैट बिल्डिंग. हम दोस कार्स भी बोल सकते हैं एंड दीज बाइसाइकिल्स भी बोल सकते हैं. उसके बाद माई पेन, हिज बुक. उसके बाद और कितने तरह के एडजेक्टिव्स होते हैं? क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, न्यूमरल, डेमोन्स्ट्रेटिव, पोजेसिव. मुझे अभी इतने ही याद आ रहे हैं, हालांकि 8 तरह के होते हैं और याद आएंगे तो मैं आपको जब मैं डिटेल में वो चैप्टर कराऊंगी एडजेक्टिव्स एंड इट्स काइंड्स तो मैं आपको बता दूंगी. फिलहाल मुझे इतने ही याद है. द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज ये अलग अलग एडजेक्टिव्स अलग अलग काम कर रहे हैं. कैसे? आप देखिए, रेड एप्पल कलर बता रहा है. टॉल बॉय फिजिकल फीचर, कितना लंबा, कितना छोटा, कितना मोटा, कितना पतला, कैसी नाक वाला, फिजिकल फीचर्स. ब्यूटीफुल गर्ल, क्वालिटी. सुंदरता, एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज. सुंदरता, इंटेलिजेंस, ऑनेस्टी, फेथफुलनेस, ग्रेटफुलनेस ऑफ अ पर्सन. ओके, एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज. ये सब क्वालिटी बता रहे हैं. कोई फिजिकल एस्पेक्ट में, कोई फिजिकल एस्पेक्ट में कलर, कोई क्वालिटी के बेसिस में, एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी के बेसिस में. इन्हें हम क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं. उसके बाद आते हैं क्वांटिटी बताने वाले, अमाउंट बताने वाले, संख्या बताने वाले. संख्या नहीं, अमाउंट को हिंदी में क्या कहेंगे फिलहाल मुझे याद नहीं. क्वांटिटी, कितना, कितना, नाप, मेजरेबल क्वांटिटी, नाप सके ऐसी क्वांटिटी बताने वाला. सम मिल्क, थोड़ा दूध. फ्यू बॉयज, काउंटेबल है, बॉयज आर काउंटेबल, पर कुछ बच्चे. लिटिल बटर, अनकाउंटेबल, जिसे हम गिन नहीं सकते. थोड़ा सा मक्खन. उसके बाद फर्स्ट प्राइज 2 एप्पल्स 12th लेटर. फर्स्ट प्राइज पोजीशन, 2 एप्पल्स नंबर, कितना, संख्या, एंड 12th लेटर पोजीशन. फिर से उसके बाद दिस हाउस, दैट बिल्डिंग, ये घर, वो इमारत, वो इमारत, खिड़की उस तरफ है, वो इमारत. ये सारे बाइसाइकल्स, ये सारे शर्ट्स. सो जब हम बोलते वक्त पॉइंट आउट कर पाए तो हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं. डेमोन्स्ट्रेशन मतलब क्या? कोई आपको करके दिखा रहा है, राइट? कुछ सिर्फ थियोरी नहीं है, वो प्रैक्टिकली आपको करके दिखा रहे हैं. तो वो हो गया आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. ये आपके न्यूमेरिक एडजेक्टिव्स हो गए. ये आपके क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स हो गए. क्वालिटेटिव, क्वालिटी, क्वांटिटेटिव, न्यूमेरिक, डेमोन्स्ट्रेटिव, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पोजेसिव एडजेक्टिव्स. पोजेशन, पोजेशन यानी ओनरशिप, किसी का बिलोंगिंगनेस, कोई सामान किसका है, कौन उसका ओनर है, किस इंसान के पोजेशन में, किस इंसान के हक में वो सामान है. जब एक एडजेक्टिव ये बताने लगे तो हम उसे पोजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं. जैसे माय पेन, मेरी कलम. कलम की खूबी ये है कि वो मेरी है. उसकी किताब, हिज बुक, उस लड़के की किताब, हिज है तो लड़का होगा ना, हिज बुक, उसकी किताब. उस किताब की खासियत इस सेंटेंस में इस वक्त ये है कि वो उसकी किताब है. वो किताब इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स की हो सकती है, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हो सकती है, लेकिन इस वक्त हम कह रहे हैं कि वो किताब उस लड़के की है. लड़का है वो कैसे पता? क्योंकि हमने हिज का इस्तेमाल किया है. इस तरह से अलग अलग एडजेक्टिव्स हमें अलग अलग तरह का इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. कोई हमें उसके फिजिकल फीचर्स के बारे में बता रहा है, कोई क्वांटिटी के बारे में बता रहा है, कोई पोजीशन के बारे में बता रहा है. पहला जो लड़का है, जो पहला फर्स्ट प्राइज किसने जीता, 12th लेटर, ABCDEFGHIJKL. हम L की बात करें, पोजिशनिंग इन अ सीरीज, तो वो पोजीशन का इंफॉर्मेशन है. ये क्वालिटी नहीं है, ये पोजीशन का इंफॉर्मेशन है.
दिस हाउस, दैट बिल्डिंग, किसका, कहाँ पर, where, ये घर, this one here where I'm standing right now, that building, I can demonstrate it with my hands. There is always an element of body language when we are talking about demonstrative adjectives. मैं ऐसे खड़े होकर बोलूं this house and that building, there is a loss of meaning. Why there is a loss of meaning? There is a loss of meaning. Meaning में कुछ अधूरा है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं किस बिल्डिंग की बात कर रही हूँ. मैं चौराहे पे खड़े हो जाऊंगी और मैं बोलूंगी दैट बिल्डिंग. अब आप सोचते रह जाओगे कि कौन सी बिल्डिंग, ये वाली, वो वाली, वो वाली, पीछे वाली. That building makes more sense. There is always an element of body language when we are talking about demonstrative adjective. And last one, possessive. किसका है ये सामान? ये किताब मोटी हो सकती है, लाल रंग के कवर वाली हो सकती है, एक हो सकती है या दो हो सकती है. दिस बुक हो सकती है, दैट बुक हो सकती है, दीज बुक्स हो सकती है, दोज बुक्स हो सकती है. लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं कि ये किताब किसको बिलोंग करती है, ये किताब किसकी है, किस इंसान का इस किताब पर अधिकार है या हक है. तो आपने देखा कि एडजेक्टिव्स अलग अलग तरह का इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहे हैं, इसीलिए ये काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स हैं. अभी मैंने आपको सिर्फ वर्ड्स में समझाया है. जब मैं वो चैप्टर डिस्कस करूंगी तो मैं प्रॉपर नोट्स के साथ आपको बताऊंगी. अब आते हैं जो हमारा असल टॉपिक है, विच इज डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में हम सिर्फ एक क्वालिटी की बात करें और यूजुअली 95% ऑफ द टाइम एक तरह के एडजेक्टिव की बात करें, और वो है हमारा क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स. डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन 90% ऑफ द टाइम्स क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स की एक एक्सटेंशन है. ओके, हम इनमें डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन बहुत मुश्किल से लगा पाएंगे. कई बार इनमें तो लगेगा ही नहीं, इनमें भी नहीं लगेगा, इनमें भी नहीं लगेगा, इसमें फिर भी लग सकता है कभी कभी कुछ सिचुएशंस में, बट बहुत रेयर है. और इसमें तो भर भर के लगता है. डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन अब होता क्या होता है ना कि कंपैरिजन मतलब तुलना करना. कंपैरिजन का हिंदी शब्द होता है तुलना करना. जब हम एडजेक्टिव्स को कंपेयर कर रहे हैं, जब हम लोगों को, चीज़ों को, जगहों को, जानवरों को, पक्षियों को, सामान को एक ही क्वालिटी के बेसिस पे कंपेयर कर रहे होते हैं. दिस चॉक इज टॉलर देन दिस वन. सिर्फ एक कैटेगरी पे मैंने कंपेयर किया, टॉलनेस, लंबाई, लेंथ. दिस चॉक इज टॉलर देन दिस वन. ये वाइट चॉक है और ये येलो चॉक है. इफ यू कैन सी इट, इट्स अ येलो चॉक. I am not comparing on the basis of color. I am also not comparing on the basis of size. I am comparing only on the basis of the tallness or the length. And I am saying that this chalk is taller than this chalk. अभी ये आइडिया कम्युनिकेट करने में भी तो एडजेक्टिव्स आ रहे हैं ना. हम एक क्वालिटी की तो बात कर रहे हैं, पर हम कंपेयर कर रहे और बता रहे किसमें वो क्वालिटी ज़्यादा है. इस चॉक में वो क्वालिटी ज़्यादा है. टॉलनेस, हाइट इसकी ज़्यादा है, इसकी कम है. एक ही सेंटेंस में हमने दो आइडियाज कन्वे किए. दिस चॉक इज स्मॉल एंड दिस चॉक इज टॉल. दिस चॉक इज टॉलर देन दिस वन. एक ही सेंटेंस में हमने दो आइडियाज कम्युनिकेट किए कि ये छोटा है और ये लंबा है और ये इससे ज़्यादा लंबा है. तो वो होता है हमारा डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. अभी अगर मैं ये दो और चॉक्स ले लूँ, अगर आप देख पा रहे हो तो ये तीनों ही छोटे और ये लंबा है. दिस इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल द चॉक्स. ये सारे चॉक्स में, चॉक के पीसेस में सबसे लंबा टुकड़ा है. यहाँ पर मैंने कंपैरिजन को और फार फेच्ड कर दिया कि मैं ये नहीं कह रही कि ये इससे लंबा है और इस वाले से लंबा है और इस येलो वाले से लंबा है. नहीं, मैंने एक सेंटेंस में कम्युनिकेट कर दिया कि मेरे पास जितने भी चॉक के टुकड़े हैं उनमें से ये वाला सबसे लंबा है. मैंने कंपैरिजन को और फार फेच्ड कर दिया. एक और एग्जाम्पल, अगर मैं ये ले लूँ, लगभग दोनों की हाइट सेम है, ये वाला थोड़ा छोटा है, बट ये मैं ले लूँ दोनों को और मैं कहूँ दिस चॉक, द वाइट चॉक इज एज टॉल एज, और एज या टॉल ही बोल लेते हैं अभी के लिए. टॉल हालांकि लोगों के लिए यूज होता है, ऑब्जेक्ट्स के लिए हम यूज करते हैं
ह्यूज नहीं यूज़ कर सकते, बिग यूज़ कर सकते हैं, बिग यूज़ कर सकते हैं. टॉल यूजुअली हम लोग कह सकते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए टॉल यूज़ होता है. सो आई कैन से दिस दैट दिस chalk is as big as this one. The white chalk is as big as the blue chalk. हमने फिर से कंपेयर किया, बट इस बार कंपैरिजन इक्वल लेवल पर है. दो चॉक्स है, एक क्वालिटी है हाइट, और दोनों की एक ही लेवल की हाइट है. दोनों की हाइट एक ही लेवल की है, पर ये कहने में भी हमने कंपेयर किया. तो आप देखो कि हम अलग अलग लेवल्स पे कंपेयर कर रहे हैं, हम अलग अलग एक्सटेंट पे कंपेयर कर रहे हैं. कहीं पे कंपैरिजन बहुत मिनिमल है, कहीं पे कंपैरिजन थोड़ा सा ऊपर नीचे, कहीं पे कंपैरिजन बहुत ज़्यादा है. कंपैरिजन कब बहुत ज़्यादा है? जब मैंने कहा कि दिस chalk is the tallest among all the pieces of chalk that I have. This chalk is the biggest in comparison to all the pieces of chalk that I have. मैंने इसको एक हाई पेडिस्टल पे बिठा दिया. तो ये हो गया हमारा सुपरलेटिव डिग्री. जब हमने कहा सुपर से भी ऊपर कोई चीज़ है तो वो सुपरलेटिव डिग्री है. वी आर सेइंग दैट समथिंग इज द बेस्ट अमंग अ लॉट. Best in height, best in weight, best in quality, best in redness, best in beauty, best in intelligence, best in nutrition, best in bravery, best in cowardice, whatever. Best. No comparison with others. Always on a pedestal. That's superlative degree. जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करें, only two things, nobody else, just two objects, two people, two animals, two birds, two places, दो सामान, सिर्फ दो लोग, जब हम कंपेयर करें तो उसे हम कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं. कंपैरेटिव डिग्री, टू थिंग्स, जस्ट टू द टू ऑफ देम. एंड व्हेन वी कम्युनिकेट, टू थिंग्स आर ऑन द सेम लेवल ऑफ हाइट, सेम लेवल ऑफ वेट, एंड आई कुड बी डांसिंग राइट नाउ, सेम लेवल ऑफ वॉइस, सेम लेवल ऑफ ब्यूटी, सेम लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, सेम लेवल ऑफ ब्रेवरी, सेम लेवल ऑफ विजडम. वी आर यूजिंग द पॉजिटिव डिग्री. मैंने उल्टे सीक्वेंस में समझाया. पॉजिटिव, सेम लेवल ऑफ कंपैरिजन. कंपैरेटिव, कंपेयरिंग बिटवीन टू थिंग्स. एंड सुपरलेटिव इज व्हेन वी से वन ऑफ देम इज द बेस्ट. One is the best among all of them. Then we are using superlative degree. अभी एक ट्विस्ट है. आज मैं नोट्स नहीं लिखा रही हूँ क्योंकि टाइम अप भी होने वाला है. I am trying to limit my videos to 30 minutes only. And the reason I'm trying to do is because I know कि it can be a lot to grasp. इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे सारे वीडियोस 30 to 35 मिनट्स के विद इन ही हों. खैर, अब मैं बता रही हूँ कि कई बार क्या होता है ना, बच्चे, और ये कोई समझाता नहीं स्कूल में, मुझे भी किसी ने नहीं बताया, पर मेरे टीचर्स ने मुझे बाकी सारे कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से समझाए कि मैंने ये वाला खुद से डिड्यूस कर लिया. कई बार क्या होता है कि हम सेम आइडिया को अलग अलग तरह से कम्युनिकेट कर पाते हैं. फॉर इंस्टेंस आई कैन से दैट, ओके, मैं ये लिख के आपको दिखाती हूँ. लिख के दिखाने से ना आप कंफ्यूज नहीं होंगे और मैं भी एक्सप्लेनेशन को शॉर्ट और क्रिस्प रख पाऊंगी. आप ये वाला सेंटेंस देखिए, और ये आपने बहुत देखा होगा, और इसे ट्रांसफॉर्म करने में भी दिमाग का दही हुआ होगा, क्योंकि ना सारे ऑप्शंस बहुत क्लोज होते हैं. एडजेक्टिव्स डिग्री ऑफ कंपैरिजन में गलतियां इसलिए होती हैं क्योंकि हम ना सिंटैक्स को जबरदस्ती रटने में लगे हुए रहते हैं. हमें लगता है ओके, वेरी फ्यू से शुरू हुआ है तो मोर देन दैट, ऐसे करके कुछ हमें रटना पड़ेगा. एडजेक्टिव्स डिग्री ऑफ कंपैरिजन तब बेस्ट आप सॉल्व कर सकते हो जब आप सेंटेंस का मीनिंग समझो. मीनिंग समझेंगे तो आंसर सही है या गलत है खुद ही जज कर पाएंगे. जैसे कि मैं अभी आपको बताती हूँ, वेरी फ्यू सिटीज are as clean as Indore. ये हमारा पहला सेंटेंस है. दूसरा देखिए, इंदौर is cleaner than most other cities. And Indore is one of the cleanest cities.
मैंने तीनों ही सेंटेंसेस में इंदौर शहर की बात की है और मैंने एक ही क्वालिटी को पिकअप किया, क्लीनलीनेस, साफ सफाई, साफ सुथरा। और मैंने इंदौर का कंपैरिजन बाकी शहरों से किया है और मैंने 3 अलग अलग डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन यूज करके सेम आइडिया कम्युनिकेट किया है, लेकिन शब्दों का इस्तेमाल, सेंटेंस का स्ट्रक्चर, 2 चीजों में अंतर है। आइडिया सेम है और मीनिंग कतई नहीं बदलता। और यही खेल आपको एग्जाम में भी खेलना है। आपको सेम बात को घुमा फिरा के कहना है, दूसरे शब्दों को इस्तेमाल करके, एक दूसरे सेंटेंस स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करके। मीनिंग नहीं बदलता है, शब्द बदलते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन बदलता है। कैसे, वो देखिए। वेरी फ्यू सिटीज आर एज क्लीन एज इंदौर। बहुत कम ऐसे शहर है जो इंदौर जितने साफ है। इंदौर इज क्लीनर देन मोस्ट अदर सिटीज। इंदौर बाकी शहरों की तुलना में ज्यादा साफ है। इंदौर इज वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटीज। इंदौर उन चंद शहरों में से है जो बहुत साफ है, जो सबसे ज्यादा साफ है। अब आप देखिए, सेम बात को कहने का अलग अलग तरीका। सेंटेंस स्ट्रक्चर पर आते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर पे आते हैं। एज क्लीन एज, क्लीन पॉजिटिव डिग्री, ये आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा। मैं फिर से सब कुछ बेसिक से सिखाऊंगी। क्लीन बिल्कुल बेसिक, एकदम जैसे एडजेक्टिव्स हमने पढ़ा है। क्लीन सिटी, क्लीन शर्ट, क्लीन टावल, क्लीन टूथब्रश, क्लीन बाथरूम, या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स जैसा हम बचपन में पढ़ते हैं। उसके बाद इसमें हमने ER लगा दिया और दैन लगा दिया। क्लीनर दैन, किसी की तुलना में ज्यादा साफ है। किसकी तुलना में? मोस्ट अदर सिटीज, मोस्ट अदर सिटीज, ज्यादातर शहरों की तुलना में। हमने ये नहीं कहा कि वो सबसे ज्यादा साफ है, हमने कहा ज्यादातर शहरों की तुलना में इंदौर जो है वो ज्यादा साफ है। हम फर्ज करिए कि इंडिया में 100 शहर है, जस्ट टेक फॉर एन एग्जाम्पल, उसमें से 90 गंदे हैं। जो 10 शहर सबसे ज्यादा साफ है उनमें से एक इंदौर है। और ये मैं नहीं कह रही, ये तीसरा सेंटेंस कह रहा है। इंदौर इज वन ऑफ द क्लीनेस्ट, वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटीज। इंडिया में 100 शहर, इंडिया के 100 शहरों में 90 गंदे हैं। जो 10 शहर साफ है उनमें से एक इंदौर है। अब हमने सेम ही आइडिया को अलग अलग तरीके से कहा। हमने 2 चीजें एस्टैब्लिश की, इंदौर शहर है और इंदौर साफ है। पहला सेंटेंस जो मैंने लिखा नहीं है। दूसरा सेंटेंस, इंदौर जो है वो बहुत कम शहर जो यहाँ साफ है उनके ही जितना साफ है। तो जो 10 शहर हमने साफ बोले, जो 10 शहर हमने साफ बोले, उनमें से इंदौर उन बाकी 9 शहरों जितना ही साफ है। उन 10 शहरों में इंदौर से ज्यादा साफ कोई नहीं है। It is as clean as those very few cities, those 10 cities in India which are clean. उसके बाद इंदौर is cleaner than most other cities. ज्यादातर शहरों से, अब हमने इंदौर को उन 90 शहरों से कंपेयर किया कि वो ज्यादातर शहरों से ज्यादा साफ है। हम यहाँ पे उन 10 शहरों की बात नहीं कर रहे हैं जो कि इंदौर जितने साफ है। पहले सेंटेंस के हिसाब से हम इंदौर की तुलना उन 90 शहरों से कर रहे हैं जो गंदे हैं, और हम कह रहे हैं कि वो उन सभी 90 शहरों से इंदौर ज्यादा साफ है। और अब इंदौर इज वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटीज। जो 10 शहर सबसे ज्यादा साफ है, वो जो प्रीमियम क्लब ऑफ क्लीन सिटीज है, उनमें से एक इंदौर है। आप देखोगे कि हमारा कंपैरिजन फार फेच्ड हो जाता है। एक में हम कह रहे हैं इंदौर एक छोटे से ग्रुप का हिस्सा है और सारे के सारे एक जैसे हैं, सारे के सारे एक जैसे, उनमें से एक इंदौर है। पहला सेंटेंस यहाँ का, वेरी फ्यू सिटीज आर एज क्लीन एज इंदौर। दूसरे में हम कह रहे हैं कि इंदौर उन 90 शहरों से ज्यादा साफ है जो गंदे हैं। यहाँ पर एक थोड़ा कंपैरिजन को हमने थोड़ा खींचा और इंदौर को एक पेडेस्टल पे बैठाया। और अब इंदौर इज वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटीज। इस वाले में हम 2 काम कर रहे हैं। एक, हम कह रहे हैं कि इंदौर उन प्रीमियम शहरों में से है जो कि सबसे ज्यादा साफ है, और वो सभी शहरों में, उन 100 शहरों में से जो सबसे साफ शहर है उसमें से एक है। हमने कंपैरिजन को और ज्यादा खींचा और इंदौर को एक हायर पेडेस्टल पे बैठाया। पेडेस्टल मतलब बहुत बच्चे नहीं समझ रहे होंगे। अगर आपने कभी एक स्टैचू देखा है तो स्टैचू का एक बेस होता है,
जैसे ये बेस हुआ और इसके ऊपर मूर्ति रहती है, ये जो है ना इसे हम पेडिस्टल कहते हैं। किसी को पेडिस्टल पे बैठाने का मतलब होता है किसी को एक ऊंचे ओहदे पर बैठा देना। आई होप आपको ये अंतर समझ में आया होगा कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन और काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स में क्या अंतर है। इस उम्मीद के साथ कि आप समझ गए होंगे, मैं दिव्या स्नेहल आपसे अब अलविदा कहती हूँ, बाय कहती हूँ, अलविदा नहीं कहा जाता। दिस इज मी दिव्या स्नेहल साइनिंग ऑफ। I will see you in my next class.